Hello everyone, welcome to my new channel Learn with Ruby Saroज। डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि सफलता की केवल एक दवाई, रिवीजन कर लो मेरे भाई। जी हाँ, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। आज मैं जो है कि नदियों का ये सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें हम कंप्लीट आज करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो रिवीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं नदी का। कह रहे कि भारत का, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है। तो कह रहे हैं गोदावरी बेसिन। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कह रहे प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी की है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत और नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सबसे लंबी नदी है। तो कह रहे गोदावरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए कि वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार उपर्युक्त में से कौन गोदावरी की सहायक नदियां है। तो कह रहे हैं कि दूसरा और तीसरा है, क्या है, इंद्रावती और प्राणहिता। गोदावरी की सहायक नदियों में प्राणहिता, बेनगंगा, मानेर, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, पुरड़ा, परवरा, दूधना आदि ये गोदावरी की सहायक नदियाँ। प्राणहिता, इंद्रावती, प्राणहिता, इंद्रावती, बेनगंगा और मानेर, सबरी, मंजीरा, पुरड़ा, परवरा, दूधना आदि है। इस प्रकार वंशधारा और पेन्नार नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ नहीं हैं। पेन्नार और वंशधारा नदियाँ भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। तो चंबल नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मालवा पठार के महू के निकट निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाले भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। तो कह रहे हैं कि दूसरा और चौथा है, जो है कि ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। ब्राह्मणी स्वर्ण रेखा, जो ब्राह्मणी स्वर्ण रेखा का उद्गम है, उसका रांची के पठार से होता है। ब्राह्मणी स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम रांची के पठार से होता है, जबकि नागावली और वंशधारा का उद्गम पूर्वी घाट से होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी है। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैलाडीला पहाड़ी है। यह नदी सबरी नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित को मैच करने के लिए दिया है। तो इसमें देखो, मांड नदी मैन पाट, इस मांड नदी का उद्गम मैन पाट से है। बनास का देवगढ़ पहाड़ी से है। जोग का सोनबेरा पठार से है। केलो का लुड़ेंग पहाड़ी से है। तो इसे 2-4 बार पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, तवा किस नदी की सहायक नदी है। तो तवा जो है कि नर्मदा की सहायक नदी है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है। तो कह रहे चंद्रहासिनी देवी। मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना या स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है। तो उत्तरी दक्कन पठार।
एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन पठार उपविभाग में रखा जाता है। तो 57 का ये सही है। एसपी चटर्जी भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में इसके में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा जाता है, तो उत्तरी दक्कन पठार में। क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ पे अन्य नदियाँ हैं जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे सतलज नदी जो है का उद्गम तिब्बत कैलाश पर्वत श्रेणी और मानसरोवर। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित राकास ताल या राक्षस ताल झील है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई शिवकिला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। यह भारत में ब्यास नदी के जल को एवं पाकिस्तान में रावी, झेलम तथा चिनाब के जल को संग्रहित कर मेठानकोट पाकिस्तान के निकट सिंधु में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। जो सतलज नदी, इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पठार के पास हुई है। जो सोन नदी है उसका उद्गम अमरकंटक पठार से हुई है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी रिहंद है। सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है रिहंद नदी है और उत्तरी कोयल है। सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक पठार के पास से हुई है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी और तामोर कोसी के संगम में होती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में 3 धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से होती है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर। जो कोसी नदी, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला कटिहार बिहार के समीप यह गंगा में मिल जाती है। कुर्सेला कटिहार के पास ये गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें सुन, अरुण, तामोर, कोसी प्रमुख है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया, बरकी है और दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है और यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदियां बराकर, जमुनिया, बरकी आदि है। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रहित करती हुई कोलकाता की 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है कि 592 किलोमीटर है और एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नहर से निकाली गई थी। जो एडन नहर है तो कब 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। एडन नहर 1938 में कहाँ से निकाली गई थी, तो दामोदर नदी से निकाली गई। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल है बन गई है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती। इसे वेदावती नदी के नाम से प्रवाहित होती, वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवथी नदियाँ सह्याद्री से उद्गमित होकर पूरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती है। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग जल स्रोत से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई बुलर झील में मिलती है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। जो श्रीनगर हम झेलम नगर के किनारे बसा है। झेलम और रावी पाकिस्तान के चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य की लाहौल घाटी में चंद्रा और भागा नदियां प्रवाहित होती है। चंद्रा नदी का उद्गम चंद्रताल के निकट एक ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट है। तांडी के निकट चंद्रभागा का संगम होता है तथा यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। जो झेलम है उसकी सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। झेलम की जो सहायक नदी है किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। लूनी नदी अजमेर दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। ये 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ का
रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रन के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र में नहीं हो पाता है। शोक नदी का जो काराकोरम है, शोक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी कहा जाता है। शोक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु का नदी कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य है कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यार कंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी में गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से होकर बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए नेमू और सिंधु नदी में मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। जास्कर नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। स्फीत नदी जो है का उद्गम कुंजम श्रेणी के आधार पर कुंजम, ला, टोगपो एवं दो धाराओं में कब्जिमा और पिंगलुंग में संगम से होता है। 60 मील बहने के बाद यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले के डिग्गी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। संकोच नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंभात खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी मुंबई तथा बिहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर प्रवाह के बाद इसे पोई झील का पानी भी अधिप्रवाह के चलते मिल जाता है। यह कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय कर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तेल नदी महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कपिली या कपोली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर स्थित है। जो कामरूप नगर है कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है। तो एक बार देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से होता है। इसका संगम अरब सागर में होता है। और झेलम का बेरीनाग जम्मू कश्मीर से होता है। चिनाब नदी पाकिस्तान में मिल जाती है। और चिनाब का बाड़ा लाचा दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश होता है। सतलज नदी पाकिस्तान में मिल जाती है, जो है कि ये सतलज नदी में पाकिस्तान में मिल जाती है बाड़ा लाचा दर्रा। और फिर इसके बाद जो है कि चिनाब नदी जो है कि बाड़ा लाचा दर्रे के निकट हिमाचल प्रदेश में होता है। ये सतलज नदी से पाकिस्तान में मिल जाती है। रावी नदी जो है कि रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश से होती है। चिनाब नदी पाकिस्तान में मिल जाती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होती है। सतलज नदी भारत में मिल जाती है। सतलज नदी का उद्गम राकासताल तिब्बत से होता है। सिंधु नदी में मिल जाती है। लूनी नदी का उद्गम अरावली श्रेणी में होता है। कच्छ का रन में गिरता है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। सिंधु नदी ये है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, काबुल आदि सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। झेलम का किशन गंगा है और सतलज की जो है स्फीति, जो सतलज है उसकी स्फीति है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहे कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो कह रहा है ए, पहला और दूसरा सही है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी है, जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी का उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो सतलज नदी। रावी, झेलम, चिनाब, रावी और झेलम नदी चिनाब मिलती है। रावी, झेलम, चिनाब नदी मिलती है। चिनाब सतलज में मिलती है। जो रावी और झेलम है,
झेलम, रावी और झेलम चिनाब नदी मिलती है, चिनाब सतलज में मिलती है, तत्पश्चात सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है, सतलज जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। तो क्या है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियां हैं। तो कह रहे कि रावी और झेलम चिनाब नदी मिलती है, और रावी और झेलम चिनाब नदी मिलती है, चिनाब नदी सतलज में मिलती है, और ब्यास नदी क्या है, सतलज में मिलती है, सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो भारत में चंद्रभागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो भारत में चंद्रभागा लाहौल क्षेत्र में बहती है। तो तीसरा का सी है। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो लाहौल में। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो चंद्रा और भागा नदियाँ लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो सतलज नदी। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी हिमालयी पार या ट्रांस हिमालयी नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो कह रहे सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कह रहे हैं कि रावी नदी। रावी चिनाब की सहायक और सतलज की उप सहायक नदी है। जो रावी है चिनाब की सहायक और सतलज की उप सहायक नदी है। जो रावी है चिनाब की सहायक और सतलज की उप सहायक नदी है। बसपा, स्पीति और ब्यास सतलज की सहायक नदी है। रावी जो है चिनाब की सहायक एवं सतलज की उप सहायक नदी है। बसपा, स्पीति और ब्यास सतलज की सहायक नदी है। बसपा, स्पीति, ब्यास सतलज की सहायक नदी है। दूधगंगा नदी निम्न से किस में अवस्थित है? दूधगंगा नदी जो है कि कह रहे जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड दोनों में है। दूधगंगा नामक नदियाँ जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी प्रवाहित होती है, तो इसलिए दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का तो कह रहे हैं कि दोनों, ए बी दोनों है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कह रहे ए बी दोनों सही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कह रहे तेल। तेल नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ कोयना, यरला, डीना, वरडा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा है। तेल नदी मंदाकिनी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तेल नदी जो है मंदाकिनी एक प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हगरी सहायक नदी किसका? तो तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? हगरी है। तुंगभद्रा हगरी सहायक नदी किसकी? तो तुंगभद्रा की। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। इन नदियों को उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापन करके सही अनुक्रम है। तो कह रहे हैं कि एक किशन गंगा, गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा। तो इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर है किशन गंगा, गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा। कह रहे हैं कि किशन गंगा, किशन गंगा, गंगा, किशन गंगा, गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन से? कह रहे ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियाँ हैं ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली है कि ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। फिर इसके बाद ये नीचे चित्र दिया गया है, कह रहे कि कौन सा है? तो कह रहे कि कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक है। कोसी, गोमती, घाघरा और गंडक है, इसलिए कोसी नदी, गोमती, घाघरा, गंडक है। 13 का ये सही है। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 14 का है कि इसको मैच करने के लिए दिया है। 14 का कह रहे कि इसमें मैच करने के लिए है ब्यास और सतलज के मध्य में विस्त द्वाब। ब्यास और सतलज के मध्य में विस्त द्वाब है। ब्यास और सतलज के मध्य विस्त द्वाब है। रावी और ब्यास के मध्य बारी द्वाब है। रावी तथा चिनाब के मध्य में रचना द्वाब है। चिनाब तथा झेलम के मध्य छाछ द्वाब है। ब्यास सतलज के मध्य विस्त द्वाब। ब्यास और सतलज के मध्य क्या है? विस्त द्वाब। ब्यास और सतलज, ब्यास और सतलज के मध्य विस्त द्वाब।
रावी और ब्यास के मध्य क्या है, बारी दोआब। रावी और ब्यास के मध्य बारी दोआब। रावी और चिनाब के मध्य रचना दोआब। चिनाब और झेलम के मध्य छाछ दोआब है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो कह रहे हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी कहाँ, हुगली नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, तो एडन नहर को। एडन नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। 65 किलोमीटर लंबी और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो करें इंद्रावती। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती इसकी सहायक नदियाँ बारकी, जमुनिया, बराकर है। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, और जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बहती हुई गोदावरी से महाराष्ट्र के सोमनूर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो क्या है, तो कह रहे हुगली। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, क्या हुगली है। क्वेश्चन नंबर 19, दामोदर नदी निकलती है, तो कह रहे दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो रजरप्पा दामोदर और भेरा नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी है, तो कह रहा है कि दामोदर। निम्नावल के कारण विभ्रंश घाटी के कारण संबंध दामोदर घाटी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न नदियों से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है, तो कह रहा है दामोदर सर्वाधिक प्रदूषित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किन नदियों की ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाह मिलता है, तो कह रहे हैं लूनी नदी। राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। प्रारंभ में इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ सुरमती की इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी निकलती है। अपने प्रवाह मार्ग के ऊपरी भाग में लगभग 100 किलोमीटर तक इसमें मीठा जल पाया जाता है, परंतु बाड़मेर के बालतोरा में पहुंचकर इसका जल लवड़ी या खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग की सतह के लवण समृद्ध होने के कारण होता है। यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। इस प्रकार एक भूमि बंधित नदी है। जल के खारेपन के कारण इसकी लूनी राजस्थानी लूड़ी नाम पड़ा है। यह नाम संस्कृत शब्द लवड़ावती से भी उत्पन्न है। तो ये समझ रहे हैं कि किन नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो लूनी नदी का 23 का बी है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, तो कह रहे हैं लूनी नदी भूमि बंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो कह रहे हैं कि यह कच्छ के रन के दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो घग्गर का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है, तो घग्गर। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कह रहे कोशी को। कोशी नदी सीमा पारी नदी है जो नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की है, तो कोसी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। वर्ष 2008 में बिहार में कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित किया एवं बाढ़ रूपी आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 29, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, तो कह रहे कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न नदियों से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कह रहे कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 31 से, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी है। खारी नदी बनास की सहायक और चंबल की उपसहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सहायक नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार सभी नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का अंग है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है, कर कोसी। कोसी नदी 3 धाराओं सुन, अरुण, तामोर, सुन, अरुण, तामोर, सुन, अरुण, तामोर जो है कोसी के संगम से निर्मित होती है, अतः इसमें जो है कि सी सही है कोसी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक से आता है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो कह रहे हैं कि गंडक नदी। त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियां का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कौन सा है? तो कह रहे हैं श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक, जास्कर, स्पीति। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज है। श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो कह रहे हैं मयूराक्षी। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला का लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने के परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों का नदी क्या है? राज्यों और नदियों के नाम है। तो इसका कौन सा आंसर है? 37 का बी सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसकी जो है केन और बेतवा नदी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई थी, तो बेतवा नदी पर। राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 22 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो कह रहे हैं राजघाट बांध। जो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट जो है बांध है बेतवा नदी पर बनाया गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसमें कौन सा सही है? तो इसमें केवल तीसरा सही है। चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। सोन नदी गंगा में मिलती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका केवल सही आंसर हो जाएगा 40 का डी, तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, काली नदी भारत के दक्षिण भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कारण दिया है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व की बंगाल खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इस प्रकार 41 का जो सही आंसर होगा डी, ये गलत आर सही है। देखिए, काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिग्गी गांव की उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के अरब सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कारवार और कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है। इस नदी में मैग्नीज अयस्क के घुले होने के कारण यह प्रदूषित है। दक्कन पठार आमतौर में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। इस पठार की समुद्र से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अरब सागर तट के समांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है। पूर्व की ओर ढाल की प्रवणता मंद होती जाती है। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली सभी बड़ी नदियां ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो आप ध्यान दें कि इसका जो आंसर होगा 42 का ये चेनाब नदी। प्रश्नकाल में उस समय जो दिया गया था कि भारत की चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो चेनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 43 है, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु बिहार पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर है और इसके औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो वो है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत में कैलाश पर्वत मानसरोवर झील के निकट स्थित राकास ताल झील है। ये पश्चिम और दक्षिण पश्चिम पर प्रवाहित होती है शिवकला से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 45 कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कह रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र की। तो कपिली जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मपुत्र। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। कामपुर नगर जो है कामरूप नगर जो है कि कपिली नदी पर ही स्थित है, इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46 में मैच करने के लिए दिया है, तो कह रहे हैं कि मैच करने के लिए दिया है तो गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की मंजीरा है, कृष्णा की भीमा है, यमुना की केन सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है तो इसमें कृष्णा की सहायक नदी क्या है? भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी है, गोदावरी की इंद्रावती है और यमुना की जो सहायक नदी है चंबल है।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो कह रहे हैं कि सी, लूनी जो है कि राजस्थान से निकलती है, ये सही है। लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद यह कच्छ के रण क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता है। इंद्रावती झारखंड में नहीं प्रवाहित होती है। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इसमें देखिए कि 48 का कौन सा जोड़ा सही है, तो सी, लूनी नदी राजस्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित नदियों से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। पूर्ववर्ती नदियों के समान ही पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती है, अर्थात स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदी इसका अच्छा उदाहरण है। तो ये पूर्ववर्ती अध्यारोपित नदी, कह रहे हैं कि कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 50, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है, तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी। माही नदी दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 52, किशनगंगा एक सहायक नदी है, तो झेलम की। किशनगंगा झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है, तो मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। मीठी नदी मुंबई में स्थित बिहार झील की अधि प्रवाह से उद्गमित होती है। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील की अधि प्रवाह से उद्गमित होती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि मिलान करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 54, तो ये कह रहे इसका बी सही है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी से निकलती है। बेरीनाग सोता झरना झेलम नदी इसका स्रोत है। महाबलेश्वर का कृष्णा है। छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है कि ये समझे कि दामोदर नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ये झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार के खमरपा पहाड़ी से निकलती है। यह हजारीबाग पठारे और रांची पठारी के मध्य प्रवाहित होती हुई भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो कौन सा सही है, तो इसमें देख लीजिए वर्धा पेनगंगा की सहायक नदी है। जो वर्धा नदी है सहायक नदी है पेनगंगा की। महानदी की सहायक नदी शिवनाथ है। दामोदर की बराकर है। कावेरी का भवानी है। तो पेनगंगा बुल्ढाना श्रेणी महाराष्ट्र से निकलती है, वर्धा में मिलती है। वर्धा पेनगंगा की संयुक्त धारा प्राणहिता नदी से मिलती है। प्राणहिता गोदावरी नदी मिल जाती है। इस प्रकार पेनगंगा गोदावरी की उपसहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 57 है, दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाट या कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई, तो पेन्नार। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाट या कैन्यन पेन्नार नदी से निर्मित हुई है। आंध्र प्रदेश की YSR पूर्व नाम कड़पा जिले में स्थित है। गंडीकोटा तेलुगु भाषा के दो शब्दों गंडी अर्थात गार्ज एवं कोटा अर्थात किला से मिलकर बना है। तो गंडीकोटा को भारत में ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 ने ये भी मिलान करने के लिए दिया है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, बेतवा की सहायक जो है यमुना है। यमुना की जो सहायक नदी क्या है, बेतवा। और छिप्रा चंबल। और बेनगंगा किसकी है, तो गोदावरी की है। तवा किसकी है, तो नर्मदा की। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। बेनगंगा गोदावरी का और छिप्रा चंबल की और बेतवा यमुना की है। तो याद रखें यमुना की सहायक नदी है क्या है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सब यमुना की सहायक नदी है। और चंबल की छिप्रा है। गोदावरी का जैसे बेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, ये सभी क्या है, गोदावरी की है। नर्मदा की तवा है। इसे याद रखें। अब नदियों के किनारे स्थित नगर हैं उसे देख लेते हैं एक बार। कह रहे कि भारत में अधिक आर्थिक विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियां यहाँ आदिकाल से ही मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है। भारत में नदियों के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तरकाशी उत्तराखंड भागीरथी के किनारे स्थित नगर है।
देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में हरिद्वार उत्तराखंड, फतेहपुर, कानपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, भागलपुर पटना बिहार आदि है। प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर स्थित है। और यमुना नदी किनारे स्थित प्रमुख नगर जो है नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा है। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ये सब जो है यमुना नदी किनारे है। लुधियाना पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, दो शहर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, जहां से वर्तमान समय में सतलज नदी लगभग 13 किलोमीटर उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। हैदराबाद जो है कि शहर किशरा की सहायक नदी मूसी किनारे स्थित है। जो हैदराबाद शहर जो है कि कृष्णा की सहायक नदी मूसी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नगर विजयवाड़ा स्थित है। नांदेड़ नासिक महाराष्ट्र, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में तीनों प्रमुख शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर श्रीनगर झेलम नदी के तट पर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती गुजरात के तट पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। सूरत गुजरात ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर झारखंड औद्योगिक नदी स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, तो इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ राज्य का नगर है, जो कि इंद्रावती नदी के दक्षिणी किनारे पर है। जबलपुर नगर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के तट पर स्थित। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर है, जो क्षिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो प्राचीन उज्जैनी था। अवंती गणराज्य की राजधानी, इसे महाकालेश्वर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बरेली नगर रामगंगा नदी किनारे स्थित है। उत्तराखंड राज्य में गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। अयोध्या नगर उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर राप्ती नदी किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे असम राज्य के प्रमुख गुवाहाटी डिब्रूगढ़ है और राजस्थान राज्य का शैक्षिक नगर कोटा चंबल नदी की पर अवस्थित है। एक बार इसमें देख लेते हैं। गंगा नदी पर जो बसा है हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना। यमुना पर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा और भागीरथी पर उत्तरकाशी और मूसी पर हैदराबाद और कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा। गोदावरी पर नांदेड़ नासिक राजमुंदरी, झेलम पर श्रीनगर, सिंधु पर लेह बसा है और सतलज पर लुधियाना, साबरमती पर अहमदाबाद गांधीनगर, गोमती पर लखनऊ और ताप्ती पर सूरत बैतूल, स्वर्णरेखा पर जमशेदपुर, इंद्रावती पर जगदलपुर, नर्मदा पर जो है जबलपुर, क्षिप्रा पर उज्जैन, रामगंगा पर बरेली, मंदाकिनी पर जो है कि रामबाड़ा, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, सरयू पर अयोध्या, ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, चंबल, कोटा, महानदी, कटक। तो इस प्रकार से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहला है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर। तो दिए गए आंसर में आप देख रहे हैं कि गंगा नदी किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत का प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो उत्तरकाशी। गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है भागीरथी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेह अवस्थित है, तो कह रहे हैं कि सिंधु नदी के दाएं तट पर। जो लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। तो लेह नगर सिंधु नदी के दाएं तट पर जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। 31 अक्टूबर 2019 से लेह नगर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो कह रहे हैं लुधियाना रावी नदी सुमेलित नहीं है। लुधियाना पंजाब सतलज नदी है। पुराने जो है कि नदी के पुराने किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार जो है कि लुधियाना कौन सही नहीं है, तो कह रहे 4 का बी सही नहीं है।
गोरखपुर पे राप्ती जो राप्ती नदी पर है, जबलपुर नर्मदा नदी पर, सूरत ताप्ती नदी पर। तो इसे ध्यान रखें। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित कौन जोड़ा गलत है। तो कह रहे हैं कि बी गलत है, क्योंकि कोटा चंबल नदी पर है और नर्मदा पर क्या है, जबलपुर है, ताप्ती पर सूरत है। भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है, महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। तो से सभी सही है। तो कह रहे कि भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है, महानदी के तट पर नहीं है बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहे बी सुमेलित नहीं है, जबलपुर नर्मदा नदी पर, कोटा चंबल नासिक गोदावरी नदी पर है। जबलपुर नर्मदा हैदराबाद मूसी कोटा चंबल नासिक गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7 किसका सुमेलित नहीं। तो बी हैदराबाद जो है कि मूसी नदी पर है। और इसे कौन सुमेल नहीं। तो बी नहीं है, नासिक गोदावरी नदी पर, कोटा चंबल नदी पर, अहमदाबाद साबरमती पर। इसे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इसमें मिलान करने के लिए दिया है, तो ये सही है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो कटक या उड़ीसा है महानदी पर है, लुधियाना पंजाब सतलज नदी पर, नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सुमेलित नहीं। तो सी सही नहीं है। तो कह रहे अहमदाबाद साबरमती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर है तथा उज्जैन क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है, जबकि भुवनेश्वर महानदी पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो इस प्रकार ये 9 का सी जो है सही नहीं है। तो कह रहे कि एक बार पुनः देखते हैं। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, लखनऊ गोमती नदी पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, जबकि भुवनेश्वर महानदी पर तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में है। जो भुवनेश्वर है महानदी तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में महानदी के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उज्जैन स्थित है। तो क्या क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें मिलान करने के लिए दिया सही है, तो इसमें बी सही होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। तो कह रहा है बैतूल या मध्य प्रदेश का जिला है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान पर होता है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले का एक है जो इंद्रावती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। इस प्रकार प्रशासनिक मुख्यालय जबलपुर है, यह नर्मदा नदी का ही है, कुछ दूरी पर स्थित है। उज्जैन ये प्राचीनतम नगर है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न से कौन एक मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित नहीं है। तो कह रहे गोविंद घाट नहीं है। इसमें कह रहे गौरी कुंड रामबाड़ा गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा लक्ष्मण गंगा नदी किनारे अवस्थित है, लक्ष्मण गंगा नदी किनारे स्थित है। गौरीकुंड रामबाड़ा और गुप्तकाशी, गौरीकुंड रामबाड़ा गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी, गौरीकुंड रामगंगा और गुप्तकाशी, रामगंगा गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। और जबकि गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 मिलान करने के लिए दिया है, तो इसमें ये सही है पहला और दूसरा। तो कह रहे पढ़नपुर जो है कि चंद्रभागा तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी का प्रसिद्ध स्थान है। तो इसे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कश्मीर में पहलगांव किस नदी किनारे बसा है। तो कश्मीर में जो पहलगांव है वो क्या है, लिच्छर। कश्मीर में पहलगांव किस, तो लिच्छर। कश्मीर पहलगांव लिच्छर नदी किनारे बसा है। लिच्छर झेलम नदी की सहायक नदी है। जो लिच्छर है कश्मीर में जो पहलगाम है, पहलगाम वो लिच्छर नदी के किनारे बसा है और लिच्छर जो है कि झेलम नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार 2-3 बार इसे रिवीजन करें, याद हो जाएगा। धन्यवाद।